नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BLIS 07 पेपर के शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस बार बार प्रीवियस ईयर पेपरों में रिपीट हुए हैं और कुछ अन्य एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चंस की वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सूचना की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो इन्फॉर्मेशन मानव विकास, अनुसंधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। वर्तमान सूचना समाज में सूचना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। कारण क्या है? निर्णय लेने में सहायक। तो प्रबंधन, प्रशासन और व्यक्तिगत जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सटीक और समयबद्ध सूचना अनिवार्य है। 2 नंबर कारण क्या है? अनुसंधान और विकास। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपने शोध को आगे बढ़ाने और दोहराव से बचने के लिए नवीनतम सूचना की आवश्यकता होती है। 3 नंबर क्या है? शिक्षा और ज्ञानवर्धि। तो विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षाविदों को अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए निरंतर सूचना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर है समस्या समाधान। किसी भी तकनीकी, सामाजिक या आर्थिक समस्या के समाधान के लिए प्रासंगिक डेटा और इन्फॉर्मेशन का होना आवश्यक है। योजना और नीति निर्माण। तो सरकारों और संस्थाओं को नीतियां बनाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सांख्यिकी और तथ्यात्मक सूचनाओं की जरूरत होती है। अब लास्ट में देख लेंगे, सूचना किसी भी राष्ट्र की प्रगति का इंजन है। सही समय पर सही व्यक्ति को सही सूचना उपलब्ध कराना ही पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का परम लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? विभिन्न प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट्स का उल्लेख कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट्स मूल प्रलेख का एक संक्षिप्त और सटीक सारांश होता है जो पाठकों को यह तय करने में मदद करता है कि उन्हें पूरा प्रलेख पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं। मुख्य रूप से सार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। यह बहुत ही संक्षिप्त होता है और यह केवल यह बताता है कि मूल प्रलेख किस विषय पर है। इसमें निष्कर्ष या डेटा शामिल नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य है वो पाठक को केवल इस तरह करना होता है। 2 नंबर क्या है? सूचनात्मक सार, इनफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। यह अधिक विस्तृत होता है। इसमें शोध का उद्देश्य, अपनाई गई कार्य प्रणाली, परिणाम और निष्कर्ष शामिल होते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक प्रलेखों में इसी का प्रयोग होता है। नंबर 3 है आलोचनात्मक सार, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। इसमें सारकर्ता मूल प्रलेख का मूल्यांकन भी करता है। वह प्रलेख की गुणवत्ता जांचता है, विश्वसनीयता देखता है और कमियों को अपनी टिप्पणी में जोड़ता है। उसके बाद है स्लेट या झुकावपूर्ण सार। यह किसी विशेष पाठक वर्ग या विशिष्ट विषय क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसमें प्रलेख के उस हिस्से पर अधिक जोर दिया जाता है जो उस विशिष्ट वर्ग के लिए उपयोगी हो। उसके बाद है ऑटो एब्स्ट्रैक्ट्स। यह कंप्यूटर और एल्गोरिदम की मदद से तैयार किया जाता है, जिसमें कीवर्ड्स की आवृत्ति के आधार पर वाक्यों का चयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सूचना, ज्ञान और डेटा के मध्य संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज तीनों शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में इनके मध्य स्पष्ट और क्रमिक संबंध है। जैसे डेटा है तो यह कच्चे असंगठित तथ्य, आंकड़े या प्रतीक होते हैं जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए सौ, बुखार, मरीज यह ज्ञान श्रृंखला की सबसे निचली कड़ी है। 2 नंबर क्या है? सूचना, इन्फॉर्मेशन क्या है? जब डेटा को एक एक विशेष संदर्भ में व्यवस्थित, संसाधित और प्रस्तुत किया जाता है तो वह सूचना बन जाता है। सूचना अर्थपूर्ण होती है। उसके बाद है नॉलेज। जब सूचना को व्यक्ति के अनुभव, अंतर्दृष्टि और समझ के साथ जोड़ा जाता है तो वह ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। यह निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो तापमान 100 डिग्री है, इसलिए मरीज को पैरासीटामोल दी जानी चाहिए। अब संबंध देख लेते हैं। तो यह एक त्रिकोणीय और पिरामिड की तरह है, जहां आधार विशाल डेटा है, उसके ऊपर संसाधित सूचना है और शीर्ष है वो ज्ञान है। डेटा सूचना का कच्चा माल है और सूचना ज्ञान का आधार है। तो चलिए देख लेते हैं सूचना विस्फोट का प्रबंधन। आज साहित्य का इतनी तेजी से प्रकाशन हो रहा है कि एक सामान्य पुस्तकालय के लिए इसे प्रबंधित करना कठिन है। प्रलेखन केंद्र इस विशाल सूचना को व्यवस्थित करते हैं। 2 नंबर में क्या है? विशिष्ट शोधकर्ता की सहायता। ये केंद्र वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार पिन पॉइंटेड और विस्तृत सूचना प्रदान करते हैं। 3 नंबर क्या है? अनुवाद सेवाएं। तो शोध साहित्य कई भाषाओं में होते हैं।
प्रलेखन केंद्र भाषा की बाधा को दूर करने के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करता है। 4 नंबर है साहित्य खोज और CAS। ये केंद्र सामयिकी जागरूकता सेवा और चयनात्मक सूचना प्रसार SDI जैसी सहक्रिय सेवाएं देते हैं, जिससे शोधकर्ता को कीमती समय बचता है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, तो INSDOC अब NISCAIR और NASSDOC जैसे राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र देश विदेश के अन्य संस्थानों के साथ सूचना साझा करने का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क बनाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है सूचना को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सूचना की परिभाषा है JH शेरा के अनुसार सूचना वह तथ्य है जो ज्ञान के संचार में सहायक होता है। सरल शब्दों में संसाधित, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण डेटा ही सूचना है जो प्राप्तकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करती है और अनसर्टेनिटी को कम करती है। अब सूचना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो मात्रात्मक और संप्रेषणीयता, सूचना को मापा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। 2 नंबर है गतिशीलता, तो सूचना कभी स्थिर नहीं रहती, नई खोजों और शोध के साथ पुरानी सूचना नई सूचना में अपडेट होती रहती है। 3 नंबर है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उसके बाद है बहुआयामी, एक ही सूचना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ और महत्व रख सकती है। जैसे मौसम की सूचना है वो एक किसान के लिए अलग है और एक पायलट के लिए अलग है। उसके बाद है 6, समय के साथ सूचना पुरानी हो जाती है और इसका महत्व कम हो जाता है, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 6 है एक अच्छे सार के गुणों का वर्णन कीजिए। तो सार शोधकर्ताओं का समय बचाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एक अच्छे और आदर्श सार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से होने चाहिए देख लेते हैं। तो पहला है एक्यूरेसी यानी सटीकता, सार को मूल प्रलेख की जानकारी का सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसमें अपनी ओर से कोई नई बात, विचार या निष्कर्ष नहीं जोड़ना चाहिए। 2 नंबर है संक्षिप्तता, ब्रेविटी, सार अनावश्यक विस्तार से मुक्त होना चाहिए। आमतौर पर यह मूल प्रलेख का 10% या 150 से 250 शब्दों के बीच होना चाहिए, लेकिन अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता, क्लैरिटी, सार की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। कठिन और अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए ताकि पाठक एक बार पढ़ने में ही मूल विषय को समझ सके। उसके बाद है पूर्णता, कंप्लीटनेस, एक अच्छे सार में शोध का उद्देश्य, कार्यप्रणाली, मुख्य परिणाम और निष्कर्ष अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, तो सारकर्ता को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तटस्थ भाव से प्रलेख का सार तैयार करना चाहिए। उसके बाद है पठनीयता, वाक्यों का प्रवाह तार्किक होना चाहिए। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से सही जुड़ाव होना चाहिए ताकि पढ़ने में रुकावट न आए। प्रश्न नंबर 7 है प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो मुख्य जो अंतर है वो समन्वय का समय, पूर्व समन्वय, इसमें इंडेक्सर अनुक्रमणिका तैयार करते समय ही विषय को दर्शाने वाले टर्म्स को एक निश्चित क्रम में संयोजित कर देता है। उसके बाद है पश्च समन्वय, इसमें अवधारणाओं या शब्दों को अलग अलग रखा जाता है। यूजर खोज करते समय अपनी आवश्यकता अनुसार शब्दों को संयोजित करता है। उसके बाद क्रम और वाक्य विन्यास देख लेते हैं। तो पूर्व समन्वय, इसमें पदों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे रंगनाथन की चेन इंडेक्सिंग प्रेसीज, यह एक वाक्य विन्यास का पालन करता है। पश्च समन्वय, इसमें पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यह बुलियन लॉजिक एंड और नोट पर काम करता है। लचीलापन, पूर्व समन्वय, यह प्रणाली कम लचीली होती है, जब पश्च समन्वय है यह अत्यधिक लचीली होती है। और पूर्व समन्वय के अंदर खोजकर्ता को उसी क्रम में खोजना पड़ता है, जबकि पश्च समन्वय में उपयोगकर्ता किसी भी कोण से खोज सकता है। अब दोनों के उदाहरण देख लेंगे। प्री कोऑर्डिनेट में है चैन इंडेक्सिंग, प्रेसीज और पॉप्सी। और पोस्ट कोऑर्डिनेट के अंदर क्या है, यूनिटरम इंडेक्सिंग, ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड्स। प्रश्न नंबर 8 है सूचना अधिकारी के कार्यों एवं कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए।
पुस्तकालय या प्रलेखन केंद्र में इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वह विशेषज्ञ होता है जो उपयोगकर्ताओं और सूचना स्रोतों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य और कर्तव्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सूचना का संकलन एवं चयन, नवीनतम पत्रिकाओं, शोध पत्रों, रिपोर्टों, डेटाबेस से उपयोगकर्ता के कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं का चयन करना। नंबर 2 क्या है, सूचना का विश्लेषण और सारकरण। तो प्राप्त साहित्य का गहराई से विश्लेषण करना, उपयोगकर्ताओं का समय बचाने के लिए उनके सार तैयार करना। 3 नंबर क्या है, सूचना का प्रसार। तो उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार सक्रिय रूप से सामयिक जागरूकता सेवा और चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रदान करना। उसके बाद 4 नंबर है साहित्य खोज। तो शोधकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट विषयों पर पूर्व में प्रकाशित साहित्यों की विस्तृत खोज करके ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी तैयार करना है। उसके बाद है उपयोगकर्ता शिक्षा यानी यूजर एजुकेशन। नए उपयोगकर्ताओं को सूचना स्रोतों, डेटाबेस और पुस्तकालय की उन्नत सेवाओं को उपयोग करने का प्रशिक्षण देना। उसके बाद है अनुवाद समन्वय। तो विदेशी भाषा के साहित्य का अनुवाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ताकि भाषा सूचना प्राप्ति में बाधा न बने। प्रश्न नंबर 9 है चयन इंडेक्सिंग का उदाहरण सहित समझाना है। तो चयन इंडेक्सिंग का जो विकास है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। यह किसी पुस्तक या प्रलेख के क्लास नंबर से विषय सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रविष्टियां तैयार करने की एक यांत्रिक विधि है। सिद्धांत देख लेते हैं। तो इस विधि में क्लास नंबर को एक चयन के रूप में देखा जाता है। क्लास नंबर का प्रत्येक अंक एक बड़ी लिंक का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। कड़ियों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 लिंक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फॉल्स लिंक, मिथ्या कड़ी जो कोई अर्थ नहीं देती, कोई मतलब जैसे कोई प्रतीक चिन्ह। उसके बाद 2 नंबर है अवांछित कड़ी यानी अनसाउट लिंक जिसे पाठक खोजने के लिए प्रयोग नहीं करेगा जैसे इतिहास भारत में। उसके बाद 3 नंबर है साउट लिंक, वांछित कड़ी जो विषय को स्पष्ट करती है और पाठक द्वारा खोजी जा सकती है। उसके बाद है मिसिंग लिंक, लुप्त कड़ी यदि कोई विषय वर्गीकरण में छूट गया हो। उदाहरण मैंने नीचे दे दिए हैं, ये आप देख लेना। 10 नंबर प्रश्न है दीर्घ संदर्भ सेवा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस की विधि एवं चरणों की व्याख्या कीजिए। तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस वह सेवा है जिसमें पाठक के प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। इसमें प्रश्न जटिल होते हैं और उत्तर खोजने में आधे घंटे से लेकर कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। तो दीर्घ संदर्भ सेवा प्रदान करने की विधि और चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन। इसमें संदर्भ लाइब्रेरियन पुस्तकालय के संसाधन, संदर्भ ग्रंथ, डेटाबेस, इंडेक्सिंग पत्रिकाएं का गहराई से अध्ययन करता है ताकि वह खोज के लिए तैयार रहे। उसके बाद 2 नंबर है पाठक से साक्षात्कार। तो रेफरेंस इंटरव्यू यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें लाइब्रेरियन पाठक से बातचीत करके उसकी वास्तविक आवश्यकता, उद्देश्य और सूचना की सीमा को स्पष्ट रूप से समझता है। उसके बाद 3 नंबर है खोज रणनीति का निर्माण, सर्च स्ट्रेटेजी। आवश्यकता समझने के बाद यह तय किया जाता है कि उत्तर प्राथमिक स्रोतों में मिलेगा या द्वितीयक या तृतीयक में। उचित कीवर्ड का चयन किया जाता है। उसके बाद है सूचना की खोज। तो निर्धारित डेटाबेस, जर्नल्स और अनुक्रमणिकाओं में व्यवस्थित रूप से जानकारी खोजी जाती है। उसके बाद है सूचना का प्रदाय, डिलीवरी। तो प्राप्त सूचना को व्यवस्थित कर उचित प्रारूप जैसे ग्रंथ सूची या पूर्ण पाठ में पाठक को सौंपा जाता है। उसके बाद है अनुवर्ती कार्रवाई, फॉलोअप। पाठक से यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या वह दी गई जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, CAS की आवश्यकता, महत्व और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो करंट अवेयरनेस सर्विस एक ऐसी सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य है वो पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को उनके अध्ययन या शोध के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकासों में निरंतर अवगत कराना है। आवश्यकता और महत्व। तो वर्तमान युग में सूचना विस्फोट के कारण प्रतिदिन लाखों की संख्या में शोध पत्र, लेख और प्रलेख प्रकाशित हो रहे हैं। किसी भी विशेषज्ञ या शोधकर्ता के लिए अपने विषय के सभी नए साहित्यों को समय खोजना और पढ़ना असंभव है। CAS शोधकर्ताओं को का कीमती समय बचाता है और उनके क्षेत्र का नवीनतम जानकारियों को अप टू डेट रखता है और एक ही विषय पर जाने में होने वाले शोध के दोहराव को रोकता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 है त्वरित सेवा। इसमें सूचना के प्रकाशन और उपयोगकर्ता तक पहुंचने के बीच का समय न्यूनतम रखा जाता है। 2 नंबर क्या है, व्यापक दृष्टिकोण। यह किसी एक विशिष्ट उपयोगकर्ता के बजाय उपयोगकर्ताओं के एक व्यापक समूह है या सामान्य विषय पर केंद्रित होता है। उसके बाद है वर्तमान पर जोर। तो इसमें केवल नवीनतम साहित्य
को शामिल किया जाता है, मतलब करंट की चीज़ें हैं वही डाली जाएगी। उसके बाद है प्रारूप। तो इसके अंतर्गत करंट कंटेंट्स नई पुस्तकों की सूची या पत्रिकाओं के अनुक्रमणिका बुलेटिन जारी किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता पर चर्चा करनी है। तो रेफरेंस सर्विस की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं। इन संस्थाओं का जो मूल उद्देश्य है वह शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अब इसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो क्या है देख लेते हैं। पाठ्यक्रम और अध्ययन में सहायता। तो छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से संबंधित स्टिक पुस्तकें, नोट्स और संदर्भ ग्रंथ खोजने में सहायता करना संदर्भ लाइब्रेरी इनका प्राथमिक कार्य है। उसके बाद है शोध कार्यों में मार्गदर्शन। तो विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्कॉलर को उनके शोध विषय से संबंधित लिटरेचर सर्च, पत्रिकाओं और डेटाबेस को खोजने में उन्नत रेफरेंस सर्विस की आवश्यकता होती है। उसके बाद है पुस्तकालय संसाधनों से परिचय। तो नए छात्रों को पुस्तकालय की जटिल प्रणालियों जैसे ओपैक, ई जर्नल्स और वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करना सिखाना रेफरेंस सर्विस का ही भाग है। त्वरित सूचना प्रदाय। तो छात्रों और शिक्षकों के रोजमर्रा के तथ्यात्मक प्रश्नों जैसे किसी शब्द का अर्थ, किसी घटना की तिथि का त्वरित उत्तर देना। उसके बाद है ई संसाधनों का उपयोग। तो डिजिटल युग में सही और प्रमाणिक ई संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेफरेंस सर्विस अपरिहार्य है। प्रश्न नंबर 13 है एसडीआई सेवा की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है और इसके चरण कौन से हैं वो बताने हैं। तो चयनात्मक सूचना प्रसार, सिलेक्टिव डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक अत्यधिक व्यक्तिगत और विशिष्ट सूचना सेवा है। इसका जो विकास है वो HP लोहान द्वारा 1958 में किया गया था। आवश्यकता और महत्व क्या है? तो CAS सामान्य विषयों पर जानकारी देता है, वहीं SDI है वो किसी शोधकर्ता की सूक्ष्म और सटीक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सेवा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रासंगिक जानकारी शोधकर्ता से छूटे नहीं, अप्रासंगिक जानकारी है वो उस तक पहुंचकर उसका समय बर्बाद ना करे। SDI के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो यूजर प्रोफाइल, उपयोगकर्ता की रुचियों, शोध के विषय और कीवर्ड्स को मिलाकर एक विस्तृत प्रोफाइल तैयार करी जाती है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। तो उसके अंदर पुस्तकालय में आने वाले नए प्रलेखों, शोध पत्रों का विश्लेषण कर उनके कीवर्ड्स की एक प्रोफाइल बनाई जाती है। उसके बाद है मिलान यानी मैचिंग। तो कंप्यूटर या मैनुअल तरीके से उपयोगकर्ता प्रोफाइल का प्रलेख प्रोफाइल के साथ मिलान किया जाता है। उसके बाद है अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। जब दोनों प्रोफाइल आपस में मेल खाते हैं तो संबंधित प्रलेख की सूचना उपयोगकर्ता को भी भेजी जाती है। उसके बाद है फीडबैक। तो उपयोगकर्ता सूचना प्राप्त करने के बाद यह बताता है कि जानकारी उसके लिए उपयोगी थी या नहीं। इसी आधार पर उसी की प्रोफाइल का अपडेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? सूचना के तृतीयक स्रोत का उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो सूचना के तृतीयक स्रोत वे स्रोत है जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। इनमें अपने आप में कोई नई या मौलिक सूचना नहीं होती, बल्कि ये शोधकर्ताओं को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। सरल शब्दों में बोले तो जब सूचना की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो प्राथमिक और द्वितीय साहित्य को खोजने और नियंत्रित करने के लिए तृतीयक स्रोत का निर्माण किया जाता है। ये प्रलेखों के बारे में जानकारी देते हैं, न कि विषयों के बारे में। अब तृतीयक स्रोतों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफीज, यह उन पुस्तकों की सूची होती है जिनमें अन्य ग्रंथ सूचियों का विवरण होता है। निर्देशिकाएं, डायरेक्टरीज, तो संस्थानों, पुस्तकालयों या विशेषज्ञों के नाम और पते की सूची। उसके बाद है साहित्य मार्गदर्शिकाएं, गाइड्स ऑफ लिटरेचर, तो किसी विशिष्ट विषय के सभी महत्वपूर्ण सूचना स्रोतों का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तकें होती है। उसके बाद है वार्षिकी की, ईयर बुक्स और पंचांग यानी एलमांस। हालांकि इन्हें कभी कभी द्वितीयक स्रोत भी माना जाता है, पर कई विद्वान उन्हें तृतीयक श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है साइटेशन इंडेक्सिंग और कीवर्ड इंडेक्सिंग में मध्य अंतर बताना है। तो सबसे पहले अपने साइटेशन इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वो यूजीन गारफील्ड है और यह सिद्धांत है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि कोई नए शोध पत्र किसी पुराने शोध पत्र का साइटेशन देता है तो दोनों के विषय आपस में जुड़ जाएंगे। कार्य प्रणाली क्या है? यह अनुक्रमणिका उद्धृत प्रलेखों यानी साइटेड डॉक्यूमेंट्स और उन्हें उद्धृत करने वाले नए प्रलेखों यानी साइटिंग डॉक्यूमेंट के बीच संबंध स्थापित करती है। उपयोग क्या है इसके?
यह शोधकर्ता को किसी पुरानी महत्वपूर्ण खोज के आधार पर हुए नए अनुसंधानों तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसके बाद देखेंगे कीवर्ड इंडेक्सिंग। तो प्रवर्तक थे वो HP लुहान थे। सिद्धांत इन्होंने दिया था, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी लेख का शीर्षक यानी टाइटल उसके विषय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कार्य प्रणाली क्या है? यह कंप्यूटर आधारित है, जिसमें लेख के शीर्षक से महत्वपूर्ण शब्दों यानी कीवर्ड्स को छांटकर अनुक्रमणिका तैयार की जाती है, जैसे क्विक और KWOC। उसके बाद उपयोग क्या है? यह बहुत तेज और सस्ती विधि है जो मुख्य रूप से सामयिक जागरूकता सेवा के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके मूल्यांकन के जो प्रमुख बिंदु है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रकाशन। तो इसका प्रकाशन है वो 1907 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में यह CAS यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के नाम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे स्की फाइंडर उपलब्ध है। नंबर 2 है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यह पूरी दुनिया में प्रकाशित होने वाले रसायन विज्ञान के शोध पत्रों, पेटेंट्स, तकनीकी रिपोर्ट और सम्मेलनों की कार्यवाही का एब्स्ट्रैक्ट प्रस्तुत करता है। कोई भी महत्वपूर्ण शोध इससे अछूता नहीं रहता। उसके बाद है इंडेक्सिंग। तो इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, इसकी विस्तृत अनुक्रमणिकाएं हैं। यह ऑथर, सब्जेक्ट, रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला, पेटेंट और रिंग सिस्टम के आधार पर सटीक अनुक्रमणिकाएं प्रदान करता है। उसके बाद इसकी गुणवत्ता क्या है? इसके सार अत्यंत उच्च गुणवत्ता के और सूचनात्मक होते हैं, जिन्हें विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। निष्कर्ष में देख लेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी शोध की शुरुआत है इसके बिना अधूरी है। यह अपने क्षेत्र का निर्विवाद विश्वकोश है। प्रश्न नंबर 17 है, पुस्तकालयों में पाठक शिक्षा की आवश्यकता बताइए। तो क्या क्या आवश्यकता है? जटिल व्यवस्था। तो आधुनिक पुस्तकालय बहुत विशाल और जटिल होते हैं। वर्गीकरण प्रणाली और कैटलॉग को समझना एक सामान्य पाठक के लिए कठिन होता है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो आजकल अधिकांश जानकारी डिजिटल डेटाबेस, ई जर्नल्स और इंटरनेट पर उपलब्ध है। उपयुक्त सर्च तकनीकें जैसे बुलियन लॉजिक सिखाने के लिए पाठक शिक्षा अनिवार्य है। समय की बचत। यदि पाठक पुस्तकालय का उपयोग करना जानता है तो वह बिना लाइब्रेरियन की मदद के अपनी जरूरत की सूचना जल्दी खोज सकता है, जिससे दोनों का समय बचता है। उसके बाद है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो पुस्तकालय महंगे डेटाबेस और पत्रिकाएं खरीदता है। यदि पाठकों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा या वे इनका उपयोग करना नहीं जानेंगे तो धन की बर्बादी होगी। उसके बाद है आजीवन शिक्षा। तो पाठक शिक्षा उपयोगकर्ताओं में स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित करती है, जो जीवन भर उनके काम आती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18, इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स बिब्लियोमेट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, यानी पुस्तकालय में इसके महत्व को समझाइए। तो सूचना सांख्यिकी सूचना विज्ञान और पुस्तकालय गतिविधियों पर गणितीय और सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग है। इसमें पुस्तकों के उपयोग, प्रकाशन के पैटर्न और शोधकर्ताओं के रुझानों को मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। पुस्तकालय में इसका महत्व क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो संग्रह विकास, कलेक्शन डेवलपमेंट, इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन से विषय जर्नल्स का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। इससे पुस्तकालय को नई पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने का निर्णय लेने में मदद मिलती है। उसके बाद है बजट का आवंटन। तो सांख्यिकी डेटा के अनुसार पुस्तकालय के सीमित बजट को विभिन्न विभागों और सेवाओं के बीच तार्किक रूप से बांटा जा सकता है। उसके बाद है कर्मचारियों का प्रबंधन। तो पाठकों की उपस्थिति के आंकड़ों का विश्लेषण करके कर्मचारियों की ड्यूटी और शिफ्ट निर्धारित की जा सकती है। उसके बाद है पुस्तकालय सेवाओं का मूल्यांकन। तो कितनी किताबें इश्यू हुई, कितने संदर्भ प्रश्नों के उत्तर दिए गए, इन आंकड़ों से पुस्तकालय की प्रभावशीलता और उपयोगिता मापी जाती है। उसके बाद है स्थान प्रबंधन। तो स्थान प्रबंधन कम उपयोग होने वाली पुस्तकों को अलग करने के लिए भी उपयोगिता सांख्यिकी का सहारा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, SDI है वो CS से कैसे भिन्न है। तो CAS है, यह व्यापक प्रकृति की होती है। इसमें सूचना पुस्तकालय के सभी उपयोगकर्ताओं या एक पूरे विभाग जैसे पूरा भौतिकी विभाग को ध्यान में रखकर दी जाती है। और SDI है, ये अत्यधिक विशिष्ट और व्यक्तिगत होती है। इसमें सूचना केवल एक विशेष उपयोगकर्ता जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा एक विशेष शोधकर्ता की सूक्ष्म आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है।
प्रोफाइलिंग निर्माण है वो CS में किसी व्यक्तिगत यूजर प्रोफाइल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि SDI के अंदर पूरी तरह से उपयोगकर्ता प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के मिलान पर निर्भर करती है। प्रतिक्रिया, तो फीडबैक के अंदर CS में उपयोगकर्ता से प्रतिक्रिया लेने का कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं होता, जबकि SDI में निरंतर फीडबैक तंत्र अनिवार्य है ताकि उपयोगकर्ता की बदली रुचियों के अनुसार सेवा को सुधारा जा सके। उद्देश्य क्या है, तो CS का जो उद्देश्य है वो सामान्य जागरूकता बढ़ाना है और SDI का जो उद्देश्य है वो किसी विशिष्ट शोध में सिद्धि और अचूक सहायता करना है। प्रश्न नंबर 20 है सूचनात्मक सार यानी इनफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो पहले देख लेते हैं। सूचनात्मक सार किसी मूल प्रलेख या शोध पत्र का एक विस्तृत और स्वपर्याप्त सारांश होता है। यह सूचनात्मक सार की तुलना में अधिक लंबा और संपूर्ण होता है। अब सूचनात्मक सार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो ये पूर्णता है, मतलब कंप्लीटली है। इसमें मूल शोध पत्र के सभी महत्वपूर्ण अंगों का समावेश होता है। इसमें शोध का उद्देश्य, अपनाई गई कार्य प्रणाली और प्राप्त परिणाम और अंतिम निष्कर्ष अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र उपयोग। तो इतना विस्तृत होता है कि कई बार पाठक को मूल लेख पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शोधकर्ता इसी सार को पढ़कर शोध के परिणाम को समझ लेते हैं। प्रयोग देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग है वो मुख्य रूप से प्राथमिक साहित्य जैसे मूल शोध पत्रों, प्रायोगिक रिपोर्टों और पेटेंट्स के लिए किया जाता है, जहां तथ्यात्मक जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लंबाई सामान्यतः एक सूचनात्मक सार 150 से 250 शब्दों के बीच होता है, लेकिन जो लेख की जटिलता के आधार पर यह थोड़ा लंबा भी हो सकता है। यह पाठक का समय बचाने वाला एक उत्कृष्ट उपकरण है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यावसायिक योग्यताओं की चर्चा करनी है। तो एक सफल संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष रेफरेंस लाइब्रेरियन पुस्तकालय का हृदय होता है, क्योंकि वह सीधे पाठकों के संपर्क में रहता है। एक आदर्श संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष में निम्नलिखित व्यावसायिक कौन कौन सी योग्यताएं और गुण होने चाहिए, तो देख लेते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए। उसके पास पुस्तकालय विज्ञान में उच्च डिग्री और रेफरेंस सोर्सेज का गहन सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसमें पाठकों से बात करने, उनकी झिझक दूर करने और संदर्भ साक्षात्कार यानी रेफरेंस इंटरव्यू के माध्यम से उनकी वास्तविक आवश्यकता को समझने की उत्कृष्ट क्षमता होनी चाहिए। और विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। जटिल प्रश्नों को समझने और यह तय करने की क्षमता की उत्तर किस स्रोत में मिलेगा, प्राथमिक में या द्वितीयक में या तृतीय में। तकनीकी ज्ञान, आधुनिक युग में उसे कंप्यूटर, ऑनलाइन डेटाबेस, इंटरनेट सर्च तकनीक, डिजिटल संदर्भ सेवाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सेवा भाव और धैर्य, उसका स्वभाव है वो मिलनसार होना चाहिए, धैर्यवान और सदैव सहायता करने वाला होना चाहिए। एक निराश पाठक को भी संतुष्ट करके भेजना उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है यूजर एजुकेशन की जो विधियां हैं उसका वर्णन करना है। तो पहले पुस्तकालय का परिचय देख लेते हैं थोड़ा। यह नए पाठकों को दी जाती है। इसमें उन्हें पुस्तकालय का भ्रमण कराया जाता है, विभिन्न अनुभागों, नियमों और आधारभूत सेवाओं से परिचित कराया जाता है। उसके बाद औपचारिक व्याख्यान। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष कक्षा में जाकर छात्रों को संदर्भ स्रोतों, कैटलॉग और पत्रिकाओं खोजने के तरीके विस्तार से समझाते हैं। उसके बाद है मुद्रित मार्गदर्शिकाएं, प्रिंटेड गाइड्स, पुस्तकालय का नक्शा, नियमों की पुस्तिका और पुस्तकालय का उपयोग कैसे करें जैसे ब्रोशर या पंपलेट पाठकों को बांटे जाते हैं। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स। तो पुस्तकालय के उपयोग पर आधारित छोटी फिल्में, स्लाइड शो या वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ यूज इंस्ट्रक्शन। तो कैटलॉग कैबिनेट या कंप्यूटर टर्मिनल के ठीक पास निर्देश चिपकाए जाते हैं कि इसे कैसे खोजें। उसके बाद है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आधुनिक समय में पुस्तकालय अपनी वेबसाइट पर वेबिनार, FAQs और इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल उपलब्ध कराते हैं। 24 नंबर प्रश्न है संदर्भ सेवा पर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के प्रभाव की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र संदर्भ सेवा का मूल आधार इस प्रकार है, देखेंगे। प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। तो पुस्तकें अलमारियों में बंद रखने के लिए नहीं है। संदर्भ सेवा का मुख्य कार्य ही पाठक को उसकी आवश्यकता की पुस्तक उपलब्ध कराकर उपयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा सूत्र क्या है, प्रत्येक पाठक की उसकी पुस्तकें मिले। तो संदर्भ लाइब्रेरियन पाठक से साक्षात्कार करके उसकी रुचि और स्तर को समझता है और उसे सही प्रलेख तक पहुंचाता है, जिसे वह सूत्र चरितार्थ होता है। तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। जब लाइब्रेरियन किसी विशिष्ट शोधार्थी को नए
आई हुई पत्रिकाओं या शोध पत्रों की जानकारी देता है तो पुस्तकों को उनके उपयुक्त पाठक मिल जाते हैं। चौथा सूत्र क्या है? पाठक का समय बचाएं। यह सूत्र संदर्भ सेवा का हृदय है। त्वरित संदर्भ सेवा यानी रेडी रेफरेंस और अनुक्रमणिकाएं सार सेवाएं पाठक का घंटों का समय बचाकर उसे तुरंत सटीक उत्तर प्रदान करती है। पांचवा सूत्र क्या है? पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है। तो जैसे जैसे ज्ञान और संग्रह बढ़ता है, सूचना खोजना कठिन हो जाता है। अतः डिजिटल संदर्भ सेवा और उन्नत खोज तकनीकी को अपनाकर पुस्तकालय इस विकास को प्रबंधित करता है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रेसीज अनुक्रमणीकरण पद्धति की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। प्रेसीज एक पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रणाली है जिसका विकास है वो डेरेक ऑस्टिन द्वारा 1974 में ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए किया गया था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? संदर्भ का संरक्षण। तो प्रेसीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पदों को इस तरह घुमाया जाता है कि हर एंट्री में विषय का मूल कॉन्टेक्स्ट सुरक्षित रहता है, पाठक अर्थ को लेकर भ्रमित नहीं होता। भूमिका सूचक, तो इसमें अनुक्रमणकार शब्दों को व्याकरणिक आधार पर नहीं बल्कि उनके रोल के आधार पर व्यवस्थित करता है, इसलिए इसके लिए 0 से 6 तक के मुख्य रोल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 लोकेशन, 1 की सिस्टम और 2 है वो एक्शन। उदाहरण के लिए मान लीजिए विषय है भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन इंडिया। तो ऑपरेटर आवंटन है वो 0 है, इंडिया है वो स्थान है, 1 है वो टीचर मुख्य प्रणाली और 2 है ट्रेनिंग कार्य। कंप्यूटर द्वारा प्रविष्टियां इस प्रकार बनेगी, इंडिया को टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स को इंडिया ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 26 है, संदर्भ कार्य के कार्यों यानी फंक्शन का उल्लेख करना है। तो क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। सूचनात्मक कार्य है, पाठकों के तथ्यात्मक प्रश्नों का त्वरित उत्तर देना और उनकी सटीक सूचना स्रोत तक पहुंचाना। उसके बाद है निर्देशात्मक कार्य है, तो पाठकों को पुस्तकालय कैटालॉग, अनुक्रमणिकाएं और संदर्भ ग्रंथों का उपयोग करना सिखाना ताकि वे स्वयं सूचना खोजने में सक्षम हो सके। उसके बाद है मार्गदर्शक कार्य है, तो पाठकों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनके अध्ययन, कैरियर या शोध के लिए उचित दिशा निर्देश देना। उसके बाद है ग्रंथ सूची कार्य, बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, पाठकों या शोधकर्ताओं की मांग पर किसी विशिष्ट विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखों की सूची तैयार करना। उसके बाद है मूल्यांकन और चयन, पुस्तकालयों के संदर्भ विभाग के लिए श्रेष्ठ और नवीनतम विश्वकोशों, शब्दकोशों और डेटाबेसों का मूल्यांकन कर उन्हें संग्रह में शामिल करना। 27 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का उल्लेख कीजिए। तो सार्वजनिक पुस्तकालय पूरे समुदाय की सेवा करता है जिसमें बच्चे, गृहिणियां, किसान, व्यवसायी, छात्र और वृद्ध सभी शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ संदर्भ सेवा का स्वरूप बहुत विविध होता है। सामान्य और त्वरित संदर्भ सेवा, स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन के प्रश्न जैसे रेलवे, बस का समय, किसी अधिकारी का पता, किसी देश की राजधानी का विश्वकोशों, पंचांगों और निर्देशिकाओं की मदद से तुरंत उत्तर देना। सामुदायिक सूचना सेवा, तो नागरिकों को स्थानीय स्वास्थ्य शिविरों, सरकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना। कैरियर मार्गदर्शन, बेरोजगार युवाओं और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और सही पुस्तकें चुनने में मदद करना। स्थानीय इतिहास की जानकारी, सार्वजनिक पुस्तकालय अपने शहर या जिले के इतिहास, संस्कृति और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेष स्थानीय संग्रह बनाए रखते हैं। उसके बाद है पाठक परामर्श, पाठकों को उनकी रुचि के अनुसार उपन्यास या मनोरंजक साहित्य सुझाना। 28 नंबर प्रश्न है, पाठक परामर्श सेवा क्या है स्पष्ट करना है। तो पाठक परामर्श सेवा संदर्भ सेवा का ही एक अनौपचारिक और व्यक्तिगत रूप है। इसका जो मुख्य उद्देश्य पाठकों को उनके खाली समय से सदुपयोग, मनोरंजन और बौद्धिक विकास के लिए सही पुस्तकें चुनने में सहायता करना है। विशेषताएं क्या क्या है, तो रुचि आधारित, संदर्भ सेवा में पाठक एक विशिष्ट तथ्य या सूचना खोजता है, जबकि परामर्श सेवा में पाठक कोई अच्छी कहानी या अपने शौक जैसे बागवानी, कुकिंग, उपन्यास से जुड़ी रोचक पुस्तकें मांगता है। नंबर 2 है पुस्तकालय स्टाफ की भूमिका, तो इसमें लाइब्रेरियन को मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। उसमें पाठक की उम्र, रुचि और पढ़ने की आदत को समझकर उसी के अनुकूल साहित्य का सुझाव देना होता है। 3 नंबर क्या है, फिक्शन पर जोर, यह सेवा सार्वजनिक पुस्तकालयों में अधिक लोकप्रिय है और इसमें उपन्यास, नाटक, कविता और लोकप्रिय विज्ञान की पुस्तकों को बढ़ावा दिया जाता है। दृष्टिकोण, यह सेवा सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करके रंगनाथन के द्वितीय और तृतीय स्तर का
प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है। प्रश्न नंबर 29 है, रेडी रेफरेंस एवं लॉन्ग रेंज रेफरेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले है प्रश्नों की प्रकृति। त्वरित संदर्भ सेवा में प्रश्न सीधे और तथ्यात्मक होते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल किसने बनाया, आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो दीर्घ अवधि संदर्भ सेवा में प्रश्न जटिल और शोध प्रकृति के होते हैं। समय, त्वरित सेवा में उत्तर कुछ ही मिनटों में दे दिया जाता है। दीर्घ अवधि सेवा में उत्तर खोजने में कई घंटों या दिन या सप्ताह लग सकते हैं। सूचना स्रोत, त्वरित संदर्भ प्रश्नों के उत्तर है वो मुख्य रूप से शब्दकोशों, विषयकोशों, ईयरबुक्स और निर्देशिकाओं में मिले जाते हैं, लेकिन दीर्घ अवधि संदर्भ के लिए जो शोध पत्रिकाओं, अनुक्रमणिकाओं, सार पत्रिकाओं और ऑनलाइन डेटाबेस की गहरी छानबीन करनी पड़ती है। उपयोगकर्ता, तो त्वरित संदर्भ सेवा की आवश्यकता सामान्य पाठकों और छात्रों को अधिक होती है, जबकि दीर्घ अवधि संदर्भ सेवा मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 30 है, रिप्रोग्राफी के महत्व और उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो रिप्रोग्राफी का अर्थ है दस्तावेजों, चित्रों या ग्राफिक्स की प्रकृति तैयार करने की विभिन्न तकनीकें, जिनमें फोटोकॉपी, माइक्रोफिल्मिंग और डिजिटल स्कैनिंग शामिल है। पुस्तकालयों में इसका अत्यंत महत्व है। एक नंबर पर है दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण। तो पुरानी फटी हुई दुर्लभ पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्मिंग या डिजिटल कॉपी बनाकर उन्हें नष्ट होने से बचाया जाता है और मूल प्रति को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद है संसाधन साझेदारी। यदि कोई शोधकर्ता दूसरे पुस्तकालय की पत्रिका का कोई लेख मांगता है, तो पूरी पत्रिका भेजने के बजाय उस लेख की फोटोकॉपी या पीडीएफ स्कैन करके भेजना रिप्रोग्राफी से ही संभव है। उसके बाद है पाठकों की सुविधा। कई संदर्भ ग्रंथ जैसे विश्वकोश पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जाए जा सकते। पाठक अपनी जरूरत के पृष्ठों को फोटोकॉपी कराकर घर ले जा सकता है। स्थान की बचत, तो माइक्रोफोम है वो तकनीक से हजारों पृष्ठों के पुराने समाचार पत्रों को एक छोटी सी फिल्म में सहेज कर पुस्तकालय का काफी स्थान बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 31 है, क्विक अनुक्रमणीकरण पद्धति की कमियां का उल्लेख करना है। तो क्विक है वो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है, एक कंप्यूटर आधारित स्वचालित अनुक्रमणीकरण पद्धति है जिसे HP लोहान ने विकसित किया था। इसमें जो प्रलेख के शीर्षक है से महत्वपूर्ण शब्दों को निकालकर अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। इसकी जो प्रमुख कमियां हैं वो देख लेते हैं। शीर्षक पर अत्यधिक निर्भरता, यदि लेखक ने किसी प्रलेख का शीर्षक भ्रामक, काव्यात्मक या अस्पष्ट रखा है तो क्विक बेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि अर्थशास्त्र की किसी पुस्तक का शीर्षक एप्पल की कहानी है तो क्विक इसे फलों के साथ वर्गीकृत कर देगा। पर्यायवाची शब्दों की समस्या, इसमें शब्दावली नियंत्रण यानी वोकेबुलरी कंट्रोल नहीं होता, अतः एक ही विषय अलग अलग शब्दों जैसे चिल्ड्रन, किड्स, यूथ के तहत अलग अलग जगहों पर बिखर जाता है। शोर उत्पन्न होना, चूंकि यह मशीन द्वारा किया जाता है, कई बार अप्रासंगिक शब्द की भी कीवर्ड बन जाते हैं और जिससे पाठक को खोजते समय बहुत सारा कचरा या अवांछित जानकारी मिलती है। लंबी और जटिल सूचियाँ, तो इसे पढ़ने और उपयोग करने का तरीका सामान्य पाठक के लिए थोड़ा जटिल और उबाऊ होता है। प्रश्न नंबर 32 है, आधुनिक युग में पुस्तकालयों में संदर्भ एवं सूचना सेवाओं पर इंटरनेट के प्रभाव की चर्चा करनी है। तो इंटरनेट के आगमन ने पुस्तकों की संदर्भ और सूचना सेवाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। इसके जो प्रमुख प्रभाव है वो देख लेते हैं। आभासी संदर्भ सेवा, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। अब पाठक को पुस्तकालय आने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल, चैट, व्हाट्सएप और वेब फॉर्म के माध्यम से पाठक कहीं से भी संदर्भ प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 24x7 उपलब्धता, इंटरनेट के कारण संदर्भ सेवाएं समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो गई है। सेवाएं दिन रात उपलब्ध रहती है। वैश्विक डेटाबेस तक पहुंच, तो पहले संदर्भ लाइब्रेरियन केवल अपने पुस्तकालय की मुद्रित पुस्तकों पर निर्भर था। आज इंटरनेट के माध्यम से वह दुनिया भर में संघ कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग, ई जर्नल्स और डेटाबेस में पलक झपकते जानकारी खो सकता है। त्वरित प्रतिक्रिया, खोज इंजन, सर्च इंजन और ऑनलाइन विश्वकोश जैसे विकिपीडिया, ब्रिटानिका ऑनलाइन ने रेडी रेफरेंस सेवा को अत्यंत तीव्र और अपडेट बना दिया है। सहयोगात्मक नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में संदर्भ पुस्तकालय जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये मैंने आपको 32 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों शामिल थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।